अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कनाल्स के मामले पर पिछले कई माह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। जबकि 2 रोज पहले हैदराबाद जलसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी की हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी ने 2 हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी में मजीद इजाफा कर दिया है। मगर अहम बात यह है कि दोनों जमातों के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचने से पहले दोनों तरफ से मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें नजर आ रही हैं। इस हवाले से आज वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से राब्ता करके उन्हें पैगाम दिया है कि हुकूमत कनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने शर्जील इनाम मेमन से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, जिसके जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने भी कनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। जबकि आज मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में भी पंजाब में पावर शेयरिंग समेत दीगर मामलात पर बात हुई है, जिसके बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कनाल्स का मामला तकनीकी है, उसे तकनीकी बुनियाद पर ही देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, गुफ्तगू के बाद बेहतर रास्ता निकलेगा। इससे पहले कल हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि कनाल्स के इशू पर पीपल्स पार्टी की बयानबाजी से वफाकी हुकूमत को परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। कौम परस्तों के दबाव की वजह से मंसूबे की मुखालफत पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली हो सकती है। देखें, पीपल्स पार्टी को इस वक्त जिस किस्म के प्रेशर्स का सामना है सिंध में, तो उसे बड़ी आसानी से जो है वो पॉलिटिकली जाना जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये स्टांस जो है ये पीपल्स पार्टी को अपनाना जो है वो उनकी सियासी एक हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन सिंध में एक जो नाम नहाद नेशनलिस्ट जो उन्होंने जो मूवमेंट चलाई हुई है, उनका हदफ जो है ये नहरें नहीं है, कैनाल्स का इशू उनका हदफ नहीं है, उनका हदफ पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सिंध में अंडर अटैक है। तो इस सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी अपना कोई स्टांस जो है वो अपनी वजाहत इस तरह से कर रही है, तो हमें उसके ऊपर इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है कि घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राना सनाउल्लाह मुसलसल कनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत को डाउन प्ले कर रहे हैं और कल भी उन्होंने पीपल्स पार्टी की मुखालफत को संजीदा लेने के बजाय उसे सियासी हिकमत अमली करार दिया, जिसके जवाब में कल इसी प्रोग्राम में रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पता नहीं राना सनाउल्लाह इस मामले को इतना हल्का क्यों ले रहे हैं। अब यही वो अहम सवाल है जो मुसलसल हुकूमती रवैये को देखकर उठाया जा रहा है कि आखिर हुकूमत की जरूरत से ज्यादा एतमाद की वजह क्या है, क्योंकि पिछले कई माह से यह मामला हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़े की बड़ी वजह बना हुआ है। सिंध भर में इस नहरी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद ना ही नून लीग ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया और ना ही पीपल्स पार्टी के मुसलसल मुतालबे के बावजूद अभी तक CCI का इजलास बुलाया गया है। यानी हुकूमत की जानिब से अपने सबसे अहम इत्तेहादी को भी फॉर ग्रांटेड लेने का मामला सामने आ रहा है। इसी तरह रियासत ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खतरे से निपटने में तो काफी हद तक कामयाब हो चुकी है, जबकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक पॉलिसी में मजीद सख्ती नजर आ रही है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज रहनुमाओं और बहनों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही और खास तौर पर उन लोगों को मुलाकात से रोका जाता है जिनके बारे में यह ख्याल है कि वो इमरान खान से मुलाकात करके इमरान खान का मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर जारी करते हैं। यानी हुकूमत की जानिब से इमरान खान का मौक़िफ़ पब्लिक में आने से रोकने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली नजर आ रही है। जिसके बाद सवाल यह है कि हुकूमत की इस गैर मामूली रवैये की वजह क्या है। क्या इसकी वजह हुकूमत का ये एतमाद है कि अब जो माशी इस्तेकाम आ चुका है और तमाम तर मुखालफत के बावजूद इदारों की हिमायत से 26वीं तरमीम और पैका जैसे मुतनाज़ा कानून भी मंजूर करवा चुके हैं, तो अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बावजूद नहरों के मंसूबे पर अमल करने में भी वो कामयाब हो जाएंगे। और इसी तरह जब हुकूमत एहतजाजी तहरीक समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन हर कोशिश को नाकाम बना चुकी है, तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करके इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और उनकी बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना देना कौन सा बड़ा मसला है, या फिर हुकूमत की इस रवैये की वजह यह है कि वो अब भी इमरान खान के पैगामात और अवाम में उनकी मकबूलियत को अपने लिए खतरा समझती है, इसलिए उनका बाज़ पार्टी रहनुमाओं और बहनों से राब्ता मुनक़ता किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि जब तक इमरान खान का अवाम से राब्ता मुकम्मल तौर पर कट ऑफ नहीं होता
तब तक हुकूमत को मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी। इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार और सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें सीनियर तज्जियाकार यूसुफ नज़र साहब, जो कि माशी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं और इस वक्त जो सियासी मामलात हैं उसको माशी लेंस से भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि कारकर्दगी और जो माशी मामलात है वो बहुत बेहतर है। लेकिन आसमा साहिबा, पहले आपकी तरफ आता हूँ। हमने देखा कि कल 2 दिन पहले बिलावल साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की और हुकूमत छोड़ने का इंदिया भी दे दिया अगर कनाल के मामले पर हुकूमत आगे बढ़ती है तो। लेकिन आज हमने देखा एक ब्रेक थ्रू हुआ है, शजीद साहब की बात भी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब से पैगाम रसाई हुई है कि इस मामले पर बैठ के बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यह मामला बातचीत के जरिए हल होगा, और अगर हल होगा तो किस साइड पर होगा, क्योंकि दोनों हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन से फिलहाल पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आते। देखिए, ये एक तो हुकूमत से ज़्यादा बाइख्तियार जो फैसले हैं उन लोगों का, उन हलकों का ये फैसला है, तो असल फैसला तो हुकूमत के हाथ में शायद नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में है कि जहाँ पे वो प्रेशराइज कर सकती है और अपनी बात जो है वो मनवा सकती है। मसलन ये कि अब इस वक्त जो अवामी दबाव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, उनको पहले ही पंजाब के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा, दीगर सूबों के अंदर, लेकिन सिंध जो है वो अब तक, खास करके अभी हालिया जो इलेक्शन भी हुआ था उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वाज़े बरतरी थी और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि जो एक रह जाने वाली उनके पास कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको वो लूज करे। वो कि हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी देखते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन हुकूमत जो है वो जाहिर है जिस तरह से पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुक्मरान जमात के तौर पर है और जिस तरह से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है वो एक बहुत मौसर और मजबूत वहाँ पे हल्का है, कि यानी आपको अपोजिशन वहाँ पे ऐसा नजर नहीं आती है। लेकिन ये पहला इशू है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो एक बहुत तशवीश पैदा कर दी है कि अगर इसी तरह से आपने अपनी पॉलिटिक्स को नेशनल लेवल के ऊपर मैनेज ना किया और आपने लोगों की बात ना सुनी, तो वो सिंध के अंदर जो एक अनरेस्ट है वो मजीद बढ़ सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो फोर्सेज है वो मुतहरिक हो सकती हैं। तो ये उनकी सियासी बका भी है, ये उनकी सियासी पनाह भी है, ये उनकी जो एक पोलिटिकल प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस है, ये उसका बका का सवाल है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि नहरों के मामले के ऊपर जो कुछ हुआ है उस फैसले को वापस लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज में जान नहीं है। वफाक को उनकी बात सुनना पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विड्रॉ करती है अपने आप को गवर्नमेंट से। तो वैसे इसमें बड़ा मसला पास होना है, इसमें बड़ा मसला जो कनाल वाला इशू है, बड़ा मसला पीपल्स पार्टी के लिए आपको क्या लगता है कि वाकई वो समझते हैं कि फिर पानी का मसला पैदा होगा सिंध के लिए और काश्त करना मुश्किल हो जाएगा, या जो कल हमारे प्रोग्राम में जैसे राना सनाउल्लाह साहब तासुर देते हैं कि मसला जो नेशनलिस्ट पार्टीज है उनकी सियासत है, उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, नेशनलिस्ट पार्टीज की सियासत हो या कुछ भी हो, जैसे कालाबाग डैम था, उस मामले के ऊपर भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक स्टांस लिया था और अपने लोगों की, आवाम की दबाव के ऊपर लिया था। एक माहौल वहां पे बन चुका है। दूसरी बात यह कि जो हमने पढ़ा है, जो तबसरा हम देख रहे हैं, जो जिस तरह से जो वाटर कैनाल्स के ऊपर लोग लिख रहे हैं, जो आबपाशी के या जो पानी के उमूर के हवाले से तब बहुत अहम मौसर आवाजें हैं, जिसमें नसीर मेमन साहब भी हैं, अगर आप उसको पढ़े तो ये वाकई सिंध के लिए बहुत बड़ा मसला है। ये डेल्टा का इशू हो या दीगर मामलात हो, पाकिस्तान की जो सिंध का जो सूबा है वो पानी के हवाले से बहुत ही ज्यादा, वहां पे हमें भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर वहां से सवालात आते हैं, तबसरे आते हैं, ये राय आती है जानने के लिए कि क्या किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि वहां पे भी खरीफ की फसल जो है वो काश्त होनी है और उसके लिए पानी दस्तयाब नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब के लिए पानी मौजूद नहीं, सब सूबों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए पानी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सिंध के ज़ीरी इलाके के तौर के ऊपर जो है वो जाहिर है कि सिंध को इस वक्त सबसे ज्यादा मामलात वहां पे दरपेश हैं और खास करके पानी के हवाले से। लिहाजा ये कहना कि इस मसले के ऊपर पहले ही जो कि पाकिस्तान को पानी का मसला हल करना है उसमें से भी आप नहरें निकाल देंगे तो वाकई एक बहुत बड़ा बहरान जो है वहां पे पैदा हो जाएगा। तो सिंध की आवाज इस वक्त मौसर आवाज है और बिल्कुल उनके जो जितने भी आप तबसरा जो भी इसकी यानी एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर आप बात करें तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पे पानी मौजूद नहीं है इस वक्त उस तरह से।
यूसुफ साहब, ये एक सियासी मामला तो बन गया है, लेकिन ऑब्वियसली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी इसको देखा होगा। बेहतर क्या है? क्योंकि जैसे कल राना सनाउल्लाह या पीएमएलएन ये दलील दे रही है कि चोलिस्तान हो, अथर पारकर हो, जहां पे सहरा में अगर हम बेहतर इरिगेशन फैसिलिटीज के जरिए काश्त करें तो मुल्क को फायदा होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि नहीं, सहरा में नहीं, जो ऑलरेडी हमारी जहां पे काश्त होती है वहां पे हमें फैसिलिटीज को बेहतर करने की जरूरत है। टेक्निकल और पाकिस्तान के फवायद के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका नुक्ता नजर ज्यादा आपको समझ आता है? शुक्रिया सयाद। देखिए, एक तरफ हुकूमत है और पीएमएलएन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन दोनों का मौक़िफ़ तो आपके सामने है, लेकिन एक तीसरा भी इसकी डायमेंशन है। वो जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं। जो अभी तक मेरी समझ में आया है और जो मैंने सारा बड़े गौर से देखा है और उस पर जो रिसर्च किया है, मुझे तो जो पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसको आप चोलिस्तान प्रोजेक्ट कह रहे हैं, उसकी जो फिजिबिलिटी है इटसेल्फ, वो बड़ी डाउटफुल नज़र आती है। और उसकी कई वजूहत हैं, जिसमें जिस तरह आसमा साहबा ने जिक्र किया, नसीम अहमद साहब का, दूसरे भी एक्सपर्ट हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, हसन अब्बास साहब हैं, वो बड़े बड़ा मोतबर नाम है। और हमारे पास दूसरे मुल्कों की मिसालें भी हैं, जैसे राजस्थान की, बड़ा वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गया, इसलिए कि डेजर्ट में, सहरा में सस्टेनेबल बेस पे जो है नहरें बनाना, कनाल बनाना, ये कोई आसान मामूली बात नहीं है। और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। तो पहली बात जो इसमें जो नज़र आती है कि जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि एक जनाब पूरी फिजिबिलिटी आती, उस पर कोई डिस्कशन होता, फिर सही तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने, जो एक सही आइन के मुताबिक तरीक़ाकार है, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो इसने मामले को बहुत और पेचीदा बना दिया है। और इससे भी बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान जो है, तारीखी तौर पे हमें दो बड़े बुरहान रहे हैं, जो मैं समझता हूँ हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके बुरहान है। एक पानी का, दूसरा बिजली का। ये तो हो गया था कि जी पाला बाग डैम बनाया जाए, फिर उसकी सख्त मुखालफत हुई और फिर वो नहीं बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ना हमने बिजली का मसला हल किया, ना ही पानी का तसल्ली बख्श तौर पे। और आज पाकिस्तान को पानी का जो बहरान है, वो इतना शदीद बहरान है कि हमारा उन दुनिया के उन ममालिक में नाम आता है कि जो कहलाए जा रहे हैं कि वाटर स्ट्रेस कंट्रीज हैं। सिंध में यकीनन जो है पानी की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। जो इस वक्त जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो उससे भी कम है। तो ये सारी जो मैं देख रहा हूँ, जो अभी तक मैंने देखा है किस तरह से प्लान बनेगा, कोई कहता है कि जी ये इसमें मुझे यूसुफ साहब जरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक हुकूमत का रवैया देखा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी एक अरसे से एतराज कर रही है, लेकिन बिलावल साहब ने कहा ना हमारी बात सुन रहे हैं, ना जब तक एतराज़ात दूर होते हैं तब तक इस मामले को स्टॉल कर रहे हैं, वो आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये जो रवैया है कि मुलाकात ना करना, सीसीआई का इजलास ना बुलाना, या दूसरी तरफ पीटीआई के हवाले से सख्तियां बढ़ी कि इमरान खान तक एक्सेस भी नहीं देंगे लोगों को ताकि उनकी बात बाहर ना पहुंचे, क्या ये हुकूमत का एतमाद बढ़ रहा है? वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं क्योंकि अब मईशत स्टेबल हो रही है और उन्होंने देखा है कि माजी में चाहे पैका हो, चाहे 26वीं तरमीम हो, कुछ ना कुछ करके वो कानून मंजूर करवाने में भी कामयाब हो गए। तो ये कॉन्फिडेंस है उनका, जो वो पीटीआई को भी, पीपल्स पार्टी को भी बड़ा हल्का ले रहे हैं, पीटीआई के साथ भी सख्त रवैया रख रहे हैं। मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस है। और उसकी वजह आपने जो सही कहा, उसमें जो मईशत में जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिस इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, करेंसी है, उसमें जो इतनी जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी 2 साल पहले, उसमें जो ड्रामेटिक बेहतरी आई है, मेरे ख्याल से इस फैक्टर ने उनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ऐसे दौर बहुत आए हैं। लगता था कि अब जो है इस हुकूमत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर बहुत ही जल्दी सूरत हाल बदल गई और अभी भी बदल सकती है। मेरे ख्याल से ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। और मुझे तो इस बात पर अफसोस है कि जिस एरोगेंस के साथ पीएमएलएन की हुकूमत बिहेव कर रही है, ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत आप सबको पता है, हमको भी पता है, बहुत जल्दी अपना रुख बदल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो बेहतर यही होता है कि वो जो सही तरीका है उस पर अमल करें। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने यही समझ रखा है कि जो सही जो लोग जो हैं मामला चलाते हैं, उनकी जो खुशनुदी उनको ज़्यादा जो है
मेरे ख्याल से वो अहमियत रखती है, बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलने की कोशिश करें, उस पीपल्स पार्टी ने जिसने 2014 के धरने में उनका साथ दिया था। तो ये मेरे ख्याल से तो, और ये बात भी समझनी चाहिए कि ये तो मेरी, अगर आप पर्सनली राय पूछें तो बेकार की बहस है। मैं नहीं समझता, जितनी एविडेंस मैंने देखी है, जितनी मैंने तहकीक की है, कि ये मंसूबा बजात खुद जो है प्रैक्टिकली ये इंजीनियरिंग के लिहाज से फीजिबल है, और इस पे मेरे ख्याल से इस बुनियादी नुक्ते पे ज़्यादा बहस होनी चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो रियल इशू होता है उस पर बहस कम होती है, सियासत ज़्यादा होती है, और आज भी मेरे ख्याल से अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यही हो रहा है। सही। आसमा साहब, ये जो हुकूमत का, मैंने तो कॉन्फिडेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया, यूसुफ नजर साहब कह रहे हैं ये जो एरोगेंस है, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या कारकर्दगी बेहतर हो रही है, माशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं? इससे पहले जो कानून साजी करना चाहिए हुकूमत ने किसी ना किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से, इदारों की मदद से वो कर ली है, तो यही एतमाद है उनका कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। हम जब एक पॉपुलर पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी मुलाकातें बंद करवा सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या जरूरत है पीपल्स पार्टी के साथ फिलहाल बैठ के बात करने की? जी बिल्कुल, जाहिर है कि ये एतमाद उनका इस वजह से है कि ये भी एक वन पेज गवर्नमेंट है, और बिल्कुल जैसे अभी बताया यूसुफ साहब ने कि ये वक्त बदलते, हालात बदलते और मेज़ पलटते जो है वो देर नहीं लगती पाकिस्तान की सियासत के अंदर। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है, बदकिस्मती से वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रही, वो चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रही जिस तरह से एक सियासी हुकूमत या एक सियासी वजीर आज़म या सियासी उनकी काबीना जिस तरह से चलती है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मईशत के हवाले से है। उनका ख्याल है कि अगर मईशत बेहतर हो जाएगी तो शायद जो है वो चीज़ें उनके हाथ में आ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो रिवायती तौर पर जो उसकी सियासत है वो यानी तमाम जो चीज़ें वो सियासी एतबार से ही इम्पोर्टेंट होती हैं और उसके गिर्द ही घूमती हैं। आप बेशक अच्छी बात है माशी एतबार से जो मर्जी आप करें, लेकिन इसके साथ साथ आपको सियासी तौर पर भी अपने आप को मुतहरिक करना होता है, आपको बयानियां देना होता है। आपको पाकिस्तान के जो इस वक्त भी मसाइल हैं, जो एक हाइब्रिड प्लस रिजीम है, या जिस तरह से इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन के इशूज हैं, कवानीन के इशूज हैं, बहुत सारे मामला हैं, हर चीज परफेक्ट नहीं है, उसको भी आपने साथ लेके चलना। और सबसे ज्यादा इंगेजमेंट की जरूरत है शहजाद। अगर इस वक्त देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बतौर सियासी जमात के और बतौर एक सियासी हुकूमत के वो अपनी कारकर्दगी उस तरह से नहीं दिखा पा रही, वो अपनी सबसे बड़ी अपोजिशन को इंगेज नहीं कर पा रही। शायद वो इसकी बेनिफिशरी बनना चाहती है, लेकिन तारीख ने साबित किया है कि इस तरह से कभी आप बेनिफिशरी नहीं बनते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें कि वो जितने भी मसाइल हैं, सिंध का मसला उनके अपने इत्तेहादी का मसला है, वो उसको इंगेज नहीं कर पाए अभी तक। शायद वो कहीं और देख रहे हैं कि कहीं और से चीजें ठीक होंगी तो वो फिर उनको उनसे बात करेंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कि क्या हुआ। अख्तर मैंगल साहब के साथ जरूर एक राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन उनको भी प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को इंगेज करना है। वजीर आजम साहब जाते हैं तो वो ठीक है, सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी बात है, आप जरूर बनाएं, आपको जरूर इकदाम करने चाहिए। लैपटॉप आपने देने की बात की है, स्कॉलरशिप देने की बात की है, लेकिन ये एक जैसे कहते हैं बहुत बड़े मसले का एक छोटा सा हिस्सा है। जो असल बड़े मसाइल हैं उनकी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत को और नून लीग की हुकूमत को आना पड़ेगा। और अगर ये समझते हैं कि उनके आए बगैर जो है सियासत को इन्वॉल्व किए बगैर मसाइल का हल हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ख्वाब ही है, ये एक हकीकत नहीं बन सकती इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहबा, यूसुफ नजर साहब, आप दो मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 2 रोज पहले हमने प्रोग्राम में यह मामला आपके सामने रखा था कि हुकूमती गलत पॉलिसियों और बाज निजी टूर ऑपरेटर्स की कोताहियों से तकरीबन 67,000 आजमीन का हज खतरे में पड़ गया है। ये वो आजमीन है जिन्होंने हज की नीयत तो कर ली है, उन्होंने रकम भी टूर ऑपरेटर के हवाले कर दी है, मगर इस सब के बावजूद इन हजारों अफराद का हज पर जाना मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इस मसले पर हाथ खड़े कर लिए गए हैं, जिसने इन आजमीन और निजी टूर ऑपरेटर्स की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। और इनकी जानिब से वजीर आजम से अपील की जा रही है कि वो बराए रास्त सऊदी हुकूमत से बात करके मसले के हल के लिए किरदार अदा करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर ने भी इस मामले पर वजीर आजम से मुलाकात के लिए खत लिखने का फैसला किया है, जबकि वजीर आजम पहले ही इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे चुके हैं। अब अहम बात यह है कि वजारत मजहबी अमूर इस पूरी सूरत हाल का मलबा निजी टूर ऑपरेटर्स पर डाल रही है, जिसके मुताबिक निजी टूर ऑपरेटर्स ने बर वक्त रकम की अदायगी नहीं की, जिसकी वजह से यह मसला पेश आया। दूसरी तरफ निजी टूर ऑपरेटर्स
हुकूमत की पॉलिसियों को ताखीर की वजह बताते हैं, जिनका दावा है कि वजारत मजहबी अमूर ने सितंबर 2024 में हज पॉलिसी तरतीब दे दी थी, मगर वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी 2.5 माह बाद नवंबर में दी, जबकि हुकूमत ने खुद तो दिसंबर में ही सरकारी कोटा पे हज की बुकिंग का आगाज कर दिया था। मगर जब तक हुकूमत ने अपने 90% कोटे पर बुकिंग हासिल नहीं कर ली, तब तक निजी हज ऑपरेटर्स को हज दरख्वास्तें लेने की इजाजत नहीं दी गई। निजी हज ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्होंने हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से बुकिंग का आगाज 10 जनवरी से शुरू किया, जबकि सऊदी हुकूमत की डेडलाइन 14 फरवरी थी। निजी हज ऑपरेटर्स का यह भी दावा है कि हुकूमत हज ऑपरेशंस के लिए खुद तो यकमुश्त सऊदी अरब रकम मुंतकिल कर सकती थी, मगर निजी ऑपरेटर्स को यौमिया $3 लाख की हद मुकर्रर की गई, जिसकी वजह से रकम की अदायगी में ताखीर हुई। बहरहाल इस वक्त अहम सवाल यह है कि क्या अब भी 67,000 आज़मीन के हज पर जाने की कोई उम्मीद बाकी है, या इन आज़मीन का हज पर जाना नामुमकिन हो गया है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि 67,000 आज़मीन जो हज पे जाने का इरादा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, रकम भी जमा करवा चुके हैं, लेकिन अब वो हज को नहीं जा सकेंगे, क्या ये फाइनल हो चुका है और उनका अब हज पे जाने का कोई इम्कान नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। जिस तरह आपने ये अभी कहा कि 67,000 आदमीन हज जो प्राइवेट हज स्कीम के जरिए उन्होंने जाना था और वो उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर के बारे में जिस तरह सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक बिन रबिया ने 1 साल पहले यहाँ दौरा किया था और उन्होंने नए सिस्टम के बारे में तफसीलन आगाह किया था कि जो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है उस हवाले से एक टाइम लाइन दी हुई थी कि इसके मुताबिक किदाना है या तोहफा है या बाकी जो भी बिल्डिंग है, इसके मुताबिक वो रकूम भेज कर और उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन इसमें चूँकि एक सिस्टम भी नया था, फिर उसके बाद जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो HGOs के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने उसके मुताबिक शायद उनको समझ भी नहीं आ सकी थी, और जिसकी वजह से वो बरवक्त तरीके से जो टाइम लाइन दी हुई थी उस पर वो अपनी रकूम जो है वो वहाँ नहीं भिजवा सके, और तरीके से यानी वहाँ जो पोर्टल था उसमें उसका इंदराज नहीं हो सका। तो इस वजह से ये मुश्किल पेश आई है, और इस सिलसिले में हमारी तो कोशिश जारी रही है शुरू दिन से। जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से मैं सऊदी अरब गया और मेरी वहाँ के वज़ीर हज जो हैं डॉक्टर तौफीक बिन रबिया साहब से मुलाकात हुई। तफसीलन उनसे ये सारी बातें हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने तो इनके साथ मीटिंग करके दिसंबर में ये सारी चीज़ें तय कर दी थी और ये टाइम लाइन दी थी कि इस पर आप मतलब ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करेंगे और उसके मुताबिक ये जो होगी इजाज़त भी होती रहेगी पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर की तरफ से भी जो होप का नुमाइंदा था वो मौजूद था, उसके भी दस्तखत थे जी। तो फिर भी हमने उनसे वहाँ पर ये रिक्वेस्ट की थी कि डेट एक्सटेंड कर लें ताकि हमारे हाजी न रहें। और उसी हवाले से फिर आपकी इत्तला के मुताबिक ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में हम लाए तो वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर जो एक जो वजारत खारजा के हवाले से डिप्टी वज़ीर आज़म सागडार साहब से ये बात की कि आप इस सिलसिले में बासऊदी हुकूमत से भी बात करें। उन्होंने भी कोशिश की और जिसके नतीजे में वहाँ के वज़ीर खारजा से जब हमारे वज़ीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई तो उन्होंने 10,000 हजाज के लिए मजीद इजाज़त दी और उसका टाइम दिया कि इतने में आप इसके ठीक है। सरदार साहब, अब इसमें 2-3 सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि हमने भी जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे बात भी की, कल हमारे शो पे भी उनके नुमाइंदे मौजूद थे। अब उनके भी 2-3 एतराज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में पॉलिसी बन गई थी लेकिन काबीना से जो अप्रूवल हुआ वो नवंबर में जाके हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि नवंबर में अप्रूवल के बाद
हमें जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जो प्राइवेट कोटा था, उसके लिए दरख्वास्तें लेने के लिए हमें 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ा, 10 जनवरी तक, फिर हमें रिकग्निशन लेटर दिए गए। मतलब इसमें तकरीबन 2.5-3 माह की ताखीर आई। और उस दौरान जो हुकूमत है वो अपना जो सरकारी कोटा है वो उसके लिए बुकिंग कर रही थी। तो जब तक उनका कोटा 90% बुक नहीं हुआ तब तक उन्होंने प्राइवेट लोगों को इजाजत नहीं दी कि आप दरख्वास्तें ले सकें। उनके पैकेज अप्रूव करने में आपने टाइम लगाया, बहुत वक्त इसमें जाया हो गया, और फिर सिर्फ 1 माह बचा था उनके पास, क्योंकि 14 फरवरी की डेडलाइन थी। तो वो कह रहे हैं कि सरकार वेट कर रही थी, पहले हमारा कोटा खत्म हो जाए फिर हम इजाजत देंगे। नहीं, इसमें सिर्फ यही बात नहीं थी, उनकी तरफ से और भी जो चीजें थी, जिस तरह की उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो जो आरएल जो लेना चाहते थे उसके लिए उनकी ये वजारत से ये मुतालबा था कि आप इस तरीके से हमारी अलग-अलग कंपनी को रिकॉग्नाइज करें और ये लेटर वगैरह दें। जबकि सऊदी तालीमात के मुताबिक पिछले साल भी हुआ कि 500 का अदद है एक कंपनी के लिए, और इस साल के लिए उन्होंने पहले ही वहां से वाज़ेह तौर पर यह बताया था, और जो तालीमात थी कि कम अज कम 2000 का हदद होगा, और उसके मुताबिक उन कंपनियों को ये जो RFQ या RL जो है इस तरीके से उनको दिया जाएगा। तो इन्होंने उस हवाले से जब मिनिस्ट्री ने इनको ये हिदायत की कि जो सऊदी तालीमात है और उसके मुताबिक हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी हज पॉलिसी पास की है तो उसके मुताबिक आप अमल करें, लेकिन ये इसके बरक्स हाई कोर्ट में चले गए। 1 महीना तो इन्होंने वहां पर ही स्टे ले लिया, जिसकी वजह से खुद ही इन्होंने टाइम जो है वो ज़ाया किया, और जब स्टे विकेट हुआ तो उसके बाद फिर इनकी मीटिंग हुई। फिर भी ये गालबन 21 को इनकी मीटिंग हुई थी और उसमें काफी टाइम इनको मिला था। जी, ये वो मानते हैं कि वो चाहते थे कि 904 जो कंपनीज हैं या इनफरादी उनकी हैसियत है वो बरकरार रहे, इस हवाले से वो गए, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले हुकूमती कोटा खत्म हो जाए फिर आप जाएं। दूसरा मसला वो ये कह रहे हैं कि $3 लाख पर डे हमें भेजने की इजाजत थी, जबकि हुकूमत के पास ये फैसिलिटी थी कि वो अपना पैसा एक साथ मुंतकिल कर सकती थी। और वो कहते रहे स्टेट बैंक से भी, हुकूमत से भी, कि 3 लाख की जो शर्त है उसको बढ़ा दें, उसकी हद को बढ़ा दें, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाया गया। देखे जिस तरह के जो जब उनके साथ माहिदा तय हुआ तो उसके बाद भी तो इनके पास तकरीबन 40-45 दिन थे। अगर वो 3 लाख की जो है हर मुनज़्ज़मा के लिए, तो वो अगर पेमेंट करते हैं और इस तरीके से इतने दिनों में ये भेजते हैं तो ये सारी रकम ये भेज सकते थे, आप खुद भी अंदाजा लगा लें। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से वो उस वक्त यानी पहले तो ये इसी इंतजार स्टे लेकर वक्त ज़ाया किया, और उसके बाद यानी ये इस इंतजार में थे कि हमें मतलब मजीद शायद ये एक्सटेंशन मिलेगी। तो ये अगर उसके मुताबिक 90,000 हाजी के लिए जाना था तो 450 मिलियन रियाल जो ये बड़ी आसानी से 14 फरवरी तक पहुंचा सकते थे, लेकिन 14 फरवरी को इनके अकाउंट में 149 मिलियन रियाल गया है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं, अगर वो स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक भी अगर वो 3 लाख रियाल के हवाले से भी करते तो ये 40-45 दिन। लेकिन उनको परेशानी होगी सदा साहब, परेशानी होगी। रकम 3 लाख की हद जो थी, $3 लाख की हद, वो कम होगी तभी वो दरख्वास्त कर रहे थे ना। शौकिया तो नहीं कर रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो कुछ लोग ज्यादा भेजना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास वो स्पेस वो नहीं थी हद की वजह से। नहीं, ये बिल्कुल मिनिस्ट्री के नोटिस में लाई गई, और उसके मुताबिक जो भी अगर उसके मुताबिक मैंने जिस तरह कहा कि कितना टाइम इनको मिला है, तो 41 कंपनियां थी और उनको 3 लाख की जो इजाजत दी थी, तो उसके मुताबिक किताना तवाफा वहाँ 14 फरवरी तक उनके लिए ये काफी मतलब रकम भिजवा सकते थे, 450 मिलियन, यही जरूरत थी। अच्छा सरदार साहब, फिर 14 फरवरी जो है वो डेडलाइन थी और उसको बाद में एक्सटेंड करके 21 फरवरी कर दिया गया। लेकिन मुझे क्योंकि मामला भी ये फंसा हुआ है कि हाजी कहते हैं कि हमने जो आजमीन है वो कहते हैं कि हमने तो पैसा दे दिया टूर ऑपरेटर्स को। सवाल ये है कि 21 तारीख की जब डेडलाइन खत्म हो गई तो इसके बाद भी यहाँ से टूर ऑपरेटर्स पैसा सऊदी अरब भेज रहे थे, वो पैसा भेजते हैं, हुकूमत पाकिस्तान का ही वहां पे अकाउंट है, तो उनको क्यों फिर ये इजाजत दी जा रही थी कि आप पैसा भेजते रहें, जबकि डेडलाइन हो चुकी थी खत्म और आप लोगों को पता था कि सऊदी अरब इस दफा सख्ती कर रहा है, वो डेडलाइन नहीं बढ़ाएगा, तो क्यों वो रकम आप उनसे ले रहे थे?
नहीं नहीं, सऊदी अरब में पाकिस्तान की जो निजी हज शोबा के 41 मुनज़्ज़म कंपनियां हैं, उनके अकाउंट बने हुए हैं अपने अपने। जहां से के मादे के मुताबिक सऊदी सिस्टम में रकूम की अदायगी मुमकिन होती है। जो रकम भी अगर सऊदी सिस्टम, जिसको नुस्ख नसार कहते हैं, प्लेटफार्म में कम या नामुकम्मल होने की वजह से मुंतकिल नहीं हुई, वो तो सऊदी हुकाम ने वो रकम मुख्तलिफ जो मुनज़्ज़म कंपनी है उनके अकाउंट्स में मौजूद है, अभी तक मौजूद है। सही। तो अब मेरे दो सवाल आपसे अहम है कि क्या अब ये तय है कि 67,000 लोग जिन्होंने ख्वाहिश की थी हज पे जाने की, वो रकम भी जमा करा चुके हैं, वो हज पे नहीं जाएंगे? कोई अब इस पे मजीद आप बात करेंगे सऊदी हुकाम से, या वजीर आजम को उन्होंने खत लिखा है वो बात करेंगे, या बात नहीं हो सकती और प्राइवेट कोटा के सिर्फ 23,000 लोग ही जा सकेंगे हज के लिए? देखिए, असल में बात यह है कि हमारी तो पहले से ये कोशिश है कि जितना भी हमारा हाजी है, हज पाकिस्तान का हाजी है, जो 1,79,210 का कोटा था वो जरूर जाए। इस पे 50% जो सरकारी स्कीम के तहत जा रहे हैं और उनके तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके हैं। और मैं जिस वक्त सऊदी अरब इसी सिलसिले में गया, मैंने सारे वहाँ तवाफ़ा के दाना और बिल्डिंग और बाकी ट्रांसपोर्ट और सारी चीज़ों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वक्त सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद मुलाकात का मकसद यही था कि हमें मज़ीद जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर का जो मसला है, इसके लिए टाइम दिया जाए। जो कोशिश की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद मतलब है इंटरेस्ट भी लिया, उसके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की, वहाँ के जो वजीर खारजा है उनसे बात हुई, तो जिसके नतीजे में 10,000 मजीद मिले। हमारी तो अब भी ये कोशिश है, हम चाहते हैं कि नहीं सर, सरदार यूसुफ साहब, आपकी यकीनन ख्वाहिश होगी, जाहिर सी बात है, कोई आपकी ख्वाहिश होगी कि जितने लोगों को मैक्सिमम कोटा मिले, ये ख्वाहिश आपकी होगी। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि मुसलमान है हज करें। बहुत से लोग जिंदगी में पहली दफ़ा हज कर रहे होंगे, इरादा रखते होंगे। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि आप ये बताइए, क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद बांध के बैठे हैं, उनको एक हकीकी पिक्चर बताना जरूरी है। तो क्या अब वो आस उम्मीद छोड़ दें कि वो नहीं जा सकेंगे ये 67,000 लोग, या अभी भी उम्मीद कोई बाकी है कि शायद इजाजत मिल जाए और आप लोग उन हुकाम से बात करें? ये जरा क्लियर पिक्चर दे देना, क्या करें वो 67,000 लोग? बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं हुआ, बहुत सारे दूसरे ममालिक है, जिस तरह के ठीक है इंडिया है 52,000, इसी तरीके से जो बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, मुख्तलिफ ममालिक है। ये लाखों की तादाद में बहुत सारे ममालिक के हाजी वो रह गए हैं। तो इसीलिए तो तकरीबन वो भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश है, और नाउमीदी तो गुनाह है, नाउमीदी तो होनी भी नहीं। लेकिन फिलहाल अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो आपको लगता है ये 67,000 लोग नहीं जा सकेंगे? क्योंकि हमें इनको बताना तो है ना, इनको छुपा के तो नहीं रख सकते अब इनसे कि सिचुएशन क्या है। फर्ज बनता है हुकूमत का भी कि उनको क्लियर पिक्चर बता दे। बाकी उनको सारी चीजों का इल्म है, हर चीज जो आती है। जो उनके जो 10,000 आए थे, बिल्कुल उनकी जो तंजीम है होप, उनके साथ मिल बैठ कर फिर वहाँ जो मसार के जरिए जो रकम है, बिल्कुल वो डाटा है उसके मुताबिक, यानी जो उसको प्रायोरिटी मिली है वो भी भेजे। तो अब हमारा मकसद ये है, हमारे एंड पर जहाँ तक हो सका हमारी भी कोशिश होगी, जिस तरह बाकी ममालिक की कोशिश है अपने अपने हाजियों के लिए, ठीक, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे हाजी भी जाएं। अच्छा सरदार यूसुफ साहब, अगर ये 67,000 लोग नहीं जा सके, अगर ये 67,000 लोग ना जा सके, तो इन्होंने जो पैसे टूर ऑपरेटर्स को दिए और टूर ऑपरेटर्स ने वो पैसे आगे मुंतकिल किए हैं सऊदी अरब, और वहां से उन्होंने कुछ अखराजात भी शायद कर लिए हों, कुछ इस्तेमाल कर लिए हों, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? क्या इन 67,000 लोगों को इनका पैसा वापस मिल जाएगा? क्या सऊदी अरब पैसा वापस कर देता है टूर ऑपरेटर्स को, फिर टूर ऑपरेटर वापस कर देंगे लोगों को पैसे? देखें, जो भी एक पॉलिसी बनी है, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने हज पॉलिसी बनाई है, सऊदी हुकूमत की भी पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के मुताबिक एग्रीमेंट हुए पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के साथ भी, और इसी तरह प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ भी उस एग्रीमेंट के तहत सारा जो प्रोसीजर चला है। अब जो अगर रकम उस सिस्टम के तहत अगर गई है, जाहिर है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो उनके पास मौजूद हो, और जाहिर है ये उनका हक भी बनता है
वापसी का भी अगर उनको वो इजाजत नहीं दे सके तो वो होगा, लेकिन उससे हटकर अगर कोई उस प्रोसीजर और रिकॉर्ड के मुताबिक और उस तरीकाकार के मुताबिक अगर नहीं है तो फिर वो तो उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो एक सिस्टम दिया है, जो तालीमात दी है, उसके मुताबिक जो अमल हुआ है उस पर तो हर वो शख्स भी जिम्मेदार है, हर इदारा भी जिम्मेदार है, हर गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, तो उसके मुताबिक ये तो बहुत बड़ी सरदार यूसुफ साहब, ये जो प्राइवेट कोटा पे जा रहे थे बहुत बड़ी रकम है, गालिबन वो कह रहे थे 650 मिलियन रियाल इस वक्त वहां पे मौजूद है इनके। नहीं, लेकिन मौजूद है फिर वो इनके पास हो गया ना, वो तो जो उस सिस्टम के जरिए गए वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो जितनी भी होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि वो वापस भी हो सकती है, वो इनका हक भी बनता है और उससे तो कोई इनहराफ नहीं कर सकता, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये अगर है ये यही तो मैं कहता हूं कि अगर ये उस वक्त जबकि इनको एक्सटेंशन भी दी गई, 48 घंटे मजीद दिए गए और उस वक्त अगर उसके मुताबिक ये भेज देते और फिर वो एक्सेप्ट हो जाता तो कहीं और आदमी भी चले जाते हैं। उसके बाद अगर इनके पास रकम के कहाँ मौजूद है, किधर मौजूद है, वो भी सारी चीजें जो रिकॉर्ड सही। चले उम्मीद करते हैं हजारों लोगों का मामला है, कोई रास्ता निकल आए तो इनके लिए भी भला होगा। सरदार यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद कल इटली के दारुल हुकूमत रोम में ओमानी एम्बेसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जहां मुज़ाकरात के दौरान एक ऐसा मौका भी आया कि जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने पहली बार बराह रास्त ईरानी जोरे मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। कल होने वाले मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात की तीसरे दौर पर भी इत्तेफाक किया है, जबकि ओमान में 23 अप्रैल यानी बुध को तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे और इस तकनीकी बातचीत में होने वाली पेशरफ की बुनियाद पर 26 अप्रैल को मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होगा। अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन अमरीकी नशरियाती इदारे CNN अमरीकी इंतजामिया के सीनियर एहलकारों का कहना है कि इन मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार देते हुए कहा है कि हमने कुछ असूलों और मकासद पर इत्तेफाक किया है। उम्मीद है हम अगले हफ्ते तक किसी मुआहदे के करीब पहुँचने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। ताहम ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ मुज़ाकरात को लेकर शदीद इख्तलाफात और कन्फ्यूजन का शिकार है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान को एटमी ईंधन बनाने की इजाज़त दी जाए या नहीं, ये सवाल ट्रंप के मुशीरों के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह बन गया है। ट्रंप इंतजामिया में ईरान के खिलाफ सख्त रवैया रखने वाले कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स और वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान को एटमी ईंधन बनाने की कोई भी इजाज़त देना बहुत ख़तरनाक होगा। अगर अमरीका ईरान को एक ख़ास मकदार में यूरेनियम रखने और अफजूदा करने की इजाज़त देता है तो ट्रंप पर यह तनकीद हो सकती है कि वो असल में वही कुछ कर रहे हैं जो साबिक सदर ओबामा ने 2015 के जौहरी मुआहदे में किया था। और ये बात इसलिए भी अहम है कि ट्रंप ने 2015 का वो मुआहदा अपने पहले दौर में ख़त्म कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप खुद भी मुज़ाकरात के मकासद को लेकर वाज़ेह नहीं है। वो सिर्फ ये कहते रहे हैं कि ईरान को एटमी बम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो ये सवाल नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या अमरीका एक ऐसे ईरान के साथ रह सकता है जो इस मकाम पर पहुंच चुका हो, जो मुख्तसर नोटिस पर हथियार बनाने की सलाहियत रखता हो। लेकिन ईरान के मामलात के माहिर और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के डायरेक्टर अली वाइज के मुताबिक बातचीत की तकनीकी मरहले तक पहुंचना जाहिर करता है कि दोनों फरीक हकीकत पसंदी से सोच रहे हैं और इसका मतलब यह है कि ईरान का पूरा प्रोग्राम ख़त्म करने की बातें सिर्फ अवामी दिखावा है। अली वाइज के मुताबिक ईरान ने यह तजवीज़ भी दी है कि उसका एटमी अफजूदगी का प्रोग्राम किसी मुश्तरका पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए, यानी ईरान किसी और मुल्क के साथ मिलकर अपने एटमी प्लांट्स चलाए। इससे ट्रंप इंतजामिया ये कह सकती है कि उसका मुआहदा 2015 के मुआहदे से मुख्तलिफ है। बहरहाल अब देखना होगा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात कब तक जारी रहते हैं और इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।